जोबट में कांग्रेस में बगावत, रेगांव में बीजेपी में नाराजगी, खंडवा में भी चेहरे लटके। अब रस्म रूठने मनाने की। चुनाव कोई भी हो, टिकट वितरण के बाद बगावत, नाराजगी और उसके बाद मनाने की कवायद सियासत में जैसे अब जरूरी रस्म सी हो चली है। इस उपचुनाव में चारों सीटों पर दोनों तरफ से बगावत और नाराजगी के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। जोबट में पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया ने निर्दलीय पर्चा भरा है। उधर रेगांव में बीजेपी में बगावत के संकेत है। टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे और बहू पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। पुष्पराज बागरी ने खुद नामांकन दाखिल कर दिया, हालांकि बाद में वो मान गए। वहीं देवराज ने अपनी पत्नी वंदना को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा और वे चुनाव मैदान से हट जाएंगे। पर जो लोग भी हैं, अगर किसी ने फॉर्म भी लिया है तो उनसे भी पार्टी के नेताओं की बातचीत हो गई है और कहीं भी किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 144 धारा लगा दी है, उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया है पुष्पराज बागड़ी के ऊपर। वो इनकी पार्टी के जो है सबसे लंबे समय तक विधायक रहे आदमी का लड़का है। अगर उसने एक फॉर्म भी निकाल लिया है तो उसे समझाने के ऐसे समझाया जाता है कि उस पर मुकदमे दर्ज कर दो। ये जो नादिरशाही कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जो है स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है सौदेबाज नेताओं को थोप रही दूसरी पार्टियों के, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है और ये ज्वालामुखी फूटेगा इस चुनाव में। जाहिर है बगावत ज्यादातर नाराजगी जताने भर तक होती है और आगे मौका मिलने का आश्वासन मिलते ही तेवर ठंडे पड़ जाते हैं। यहाँ वरिष्ठतम नेताओं का रोल सबसे अहम हो जाता है और खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश की, उसे नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर ही देखा गया। मैं हर कार्यकर्ता का संरक्षक हूं क्योंकि मैं अब युवा नेता नहीं हूं, 63 साल का हो गया हूं। जोशी जी, पटवा जी, प्यारेलाल जी, नाना साहब, एक पीढ़ी चली गई तो कौन सबका ध्यान रखेगा? मेरी ड्यूटी है, मैं हर कार्यकर्ता का ध्यान रखूंगा, मैं हर्ष का भी ध्यान रखूंगा। और अर्चना दीदी बैठी, जब दुख का पहाड़ टूटा था तो मैंने अर्चना को कभी अकेले नहीं रहने दिया। मैंने कहा तेरा भाई जिंदा है अर्चना, चिंता मत करना। और कभी पहले राखी नहीं बंधवाई थी, मैं राखी बंधवाने अर्चना के पास जाता था कि राखी बांध तेरा। पिछले कुछ सालों में चुनाव से पहले पार्टी बदलने का ट्रेंड काफी बढ़ा है, लिहाजा नाराजगी और बगावत भी बढ़ी है, जो चुनाव में पार्टियों के समीकरण भी बिगाड़ देती है। ऐसे में संगठन की सूझबूझ खासी अहम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज के मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बागी सियासत, जहां हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बगावत दिखाई दे रही है। पार्टियों की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि दोनों पार्टियों का दावा है कि सभी बागियों को मना लिया जाएगा, लेकिन नाराजगी कई जगह सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। ये बात सच है कि चुनाव जब आते हैं तो चुनाव के सामने ये दिक्कतें आती है, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो। बात मध्य प्रदेश की भी नहीं है। जब जब चुनाव हुए तो ये तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन ये बात उपचुनाव की हो रही है। और उपचुनाव में तो फिर दमोह भी देखा है, 28 जो विधानसभा हुई उनको भी देखा है। चिंताएं सबकी बढ़ी हुई, कांग्रेस के भीतर भी है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। इसलिए रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। अब कौन किसको कितना मना पाएगा और आगे क्या होगा, आज यही हमारा मुद्दा है, बागी सियासत। मैं अपने मेहमानों से आपको परिचय करा दूं। आशीष अग्रवाल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी के पास ही चलूँगा। आशीष जी, जब जब चुनाव आते हैं तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ कुछ इस बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। शिवराज जी भी मंच से कह रहे थे कि बड़ा भाई हूँ मैं। ये सब समझ आता है। चलिए आशीष जी से बात करूँगा, उससे पहले मैं अब्बास जी से बात कर लेता हूँ। अब्बास जी, आपके यहाँ भी सुन रहे हैं जोबट से स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, वहाँ भी कुछ लोग बागी हो गए हैं। दूसरी तरफ खबरें आ रही है, कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं, खंडवा से हम देख रहे हैं कि लोग मंच से उतार रहे हैं एक दूसरे को। क्या ये सिलसिला चलता रहेगा?
देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, हर राजनीतिक दल के अंदर जब कोई सा भी कार्यक्रम होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिलेगा आपको, हर एक राजनीतिक दल में मिलता है, क्योंकि अलग अलग सोच विचार के लोग बैठे होते हैं वहाँ पर। क्या रहा, क्या वजह रही, तो ये तो वहाँ पर जो लोग उपस्थित रहे वो बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय है जोबट, इतना बड़ा मामला नहीं। देखिए, पार्टी हमारी, हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर किसी ने कुछ किया है नामांकन वापस ले लेगा। बातचीत हो चुकी कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी के आगे हर व्यक्ति अपनी बात को रखता है और उसके बाद जब सुनी जाती है तो वो अपनी नाराज़गी वापस भी लेता है। और यह मैं आपके मंच, आपके इस चैनल पे कह रहा हूँ कि वो कहीं नहीं जाने वाले, कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले। लेकिन सबसे बड़ा विषय तो जो आपने जो स्टोरी पैकेज चलाया उसके अंदर जो शिवराज जी के बोल हैं, उनको आपने भी सुना, मैंने भी सुना, शर्मा जी ने भी सुना, सब सुन रहे थे कि मैं खंडवा की बात कर रहे थे वो, कि मैं ख्याल रखूंगा, बड़ा भाई हूँ, हर्ष का भी ध्यान रखूंगा, अर्चना का भी ध्यान रखूंगा। मतलब साफ है, साफ यह है कि वो दोनों नाराज़ हैं। वो दोनों नाराज़ इसलिए हैं कि जिनको आप ये कह के लाए हैं कि साहब ये प्रत्याशी जो हैं ये बहुत करीबी रहे हैं नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया के, उनके बेटे उनके विरोध के अंदर खड़े रहे हैं हमेशा से। ये वहाँ की जनता भी जानती है, ये हर एक व्यक्ति जानता है जो राजनीति से जुड़ा होगा यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा विषय दूसरा, अर्चना चिटनीस जी टिकट मांग रही थी वहाँ से निरंतर। उनके पिछली बार भी आरोप था कि मेरे खुद के लोगों ने, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे चुनाव हरवाया विधानसभा का। अब उनको राखी की बात कही जा रही है, ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। ये अंतर कला है, ये सरफुटबल के हालात हैं। जैसे ही अर्चना चिटनीस जी का विधानसभा में हुआ था वही आप हाल देखेंगे यहाँ पर पूरी लोकसभा में होता हुआ। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने प्रत्याशी नहीं थे, मूल कार्यकर्ता क्यों नाराज नहीं होगा? 4 चुनाव के उपचुनाव के प्रत्याशी घोषित करने थे। यह भारतीय जनता पार्टी की हालत हो गई है, जो सबसे बड़ा विश्व का संगठन कहती है अपने आप को, कि उनको आधे 50% 2 प्रत्याशी अपने और 2 प्रत्याशी बाहर से लाने पड़ गए। मतलब क्या मूल कार्यकर्ता उनका सोचता होगा, क्या उसको लगता होगा कि मेरा भविष्य कैसा अंधकार के अंदर है? ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। दूसरी बात जो भूपेन गुप्ता जी कह रहे थे आपकी स्टोरी पैकेज के अंदर, कि आप किस तरह से बैठाने का काम करते हो। अरे सुनिए उनकी बात, उनकी पीड़ा को सुनिए, अपने कार्यकर्ता की, क्यों उसने पर्चा भरा, क्यों उसने ये नाराजगी जाहिर करी, उसके बाद उसकी पीड़ा तो आपने भी नहीं सुनी, इसलिए तो आपके पास से जा रहे हैं लोग। लेकिन हमने क्या किसी पर पीड़ा मुकदमे आपकी लगवा सुनी दिए? होती तो लोग क्या हमने हमारी सरकार में किसी मुकदमे लगवा दिए थे? हमारे 22 विधायक अगर चले गए तो हमने क्या उन पर मुकदमे लगवा दिए थे? ये एक व्यक्ति को बैठाने के लिए, अपने मूल कार्यकर्ता को बैठाने के लिए, जिसके पिता उस सीट से विधायक रहे और वो दिवंगत विधायक का बेटा है जो अपना टिकट की मांग कर रहा था, उसके ऊपर धाराएं लगा के, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करा के उससे टिकट वापस, उससे नामांकन वापस कराया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है कि आज अपने खुद के कार्यकर्ता को वो नहीं छोड़ेगी, अपने खुद के कार्यकर्ता को प्रताड़ित करेगी कि बाहर से लाके थोपा जाएगा, अगर तुम अपनी एक आवाज भी उठाओगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये किस तरह की भाजपा हो गई है? चलिए, लेकिन आप अपनी बात नहीं बता, ठीक है, मैं लौटता हूँ आप तरफ। सत्यप्रकाश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा साहब, ये जो स्थितियाँ दिखाई दे रही, हालांकि चुनाव से पहले हमने कई दफ़ा देखा है ये सब होता रहता है, लेकिन उपचुनाव बहुत अलग है। खोने पाने के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। हाँ, पाते हैं तो ज़रूर ये कहा जाएगा कि 2023 की एक लाइन तैयार होगी, और यही कांग्रेस में भी देखा जाएगा। पर सवाल ये है कि जो बार बार नाराजगी आ जाती है सामने, बीजेपी के भीतर कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्या आगे चलकर ये मुश्किल बनेगा? जी 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 मनोज जी, अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली क्या है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल एक डिक्लाइन हो रहा है, वो लगातार हो रहा है, चाहे वो भाजपा में हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हो। और वैसा ही उसके कैडर या उसके वर्कर्स या लीडर्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज पहले जो आदमी, जो पुराने समय में जो व्यक्ति होता था, किसी पार्टी को ज्वाइन करता था, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ज्वाइन करता था। अगर उसकी आइडियोलॉजी मैच करती थी तो उसके साथ वो हमेशा बना रहता था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आइडियोलॉजी पार्टी की एक साइड में, व्यक्ति का अपना सिद्धांत एक साइड में। हाँ, उसको केवल तात्कालिक लाभ दिखता है। पहले जैसे पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, वो सिरोधार होता था, सर्वमान होता था, और हर कार्यकर्ता या लीडर्स ऐसे उस चुनाव को लड़ता था जैसे उसका स्वयं का चुनाव। क्योंकि पहले पार्टी चुनाव लड़ती थी, कैंडिडेट सेकेंडरी होता था, लेकिन आज देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ समय से आप देखिए, कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने सीनियर लीडर को टिकट देती थी, यानी उसने जो जाजम बिछाई है, उसने जो साइकिल से काम किया है, जो चला है, घूमा है, जनता में गया है, पार्टी का झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके पार्टी को ऊंचाई तक लाया है। लेकिन आज देखते हैं कि उसका वो सब धरा का धरा रह जाता है। हम देखते हैं विनेबल कैंडिडेट कौन है,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो ये देखती है कि हमारे लिए ये सीट ला सकता है या नहीं ला सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आजकल क्या हार जीत का आंकड़ा देखती है, अपनी आइडियोलॉजी पूरी देखती है कि हम किस आइडियोलॉजी से हैं और हमारी आइडियोलॉजी क्या क्या ये जो बंदा है ये हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता है या इसकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी की को मानती है। नहीं, उन्हें ये दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, तो वो कहीं से भी आया हो, कभी भी आया हो। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादातर पार्टियों की बात इसमें शामिल करता हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति के लिए खतरा है, क्योंकि जीत महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी को सीट मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो है कि पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर अंत समय तक टिकी रहे। अब देखिए, अब आप इस चुनाव के बारे में जो आपने कहा कि किसी को नफा नुकसान नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। नफा नुकसान इस चुनाव से है, ये चुनाव एक लाइन तय करेगा आगे 2023 का, लेकिन उससे पहले सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी के अंदर एक बड़ा उथल पुथल चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कई राज्यों की उन्होंने लीडरशिप चेंज कर दी है। स्पेकुलेशंस हैं कि मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में भी आगामी समय में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भले ही नंबर के हिसाब से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उनका टेस्ट है, ये उनका टेस्ट होगा, क्योंकि अगर वो पास होते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि उनकी सीट्स मेरे ख्याल से कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में एक माने हुए भाजपा के लीडर है, वो ओबीसी का बड़ा फेस है और आजकल पूरी राजनीति चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी के वोटर्स को बू करने पर फोकस कर रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आप तरफ। आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए मेरे साथ। आशीष जी, स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से पहले जो स्थितियां नजर आ रही है, बागरी साहब आपके नाराज हो गए हैं, उनके परिवार की एक और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोग एक साथ फॉर्म भर दिए नामांकन, हालांकि धीरे धीरे कर वो फॉर्म वापस भी ले रहे हैं, अपना नामांकन वापस लेंगे, मनोबल चल रही है। सवाल ये है कि उपचुनाव से पहले ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है मैदान में जाने से पहले, क्या मुश्किल भरी है? मनोज जी, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को भली भांति जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक जो तथ्य बड़ा स्थापित है कि चुनाव का टिकट घोषित होने से पहले हर कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी करता है, परंतु जब वरिष्ठ नेतृत्व किसी एक कार्यकर्ता पर अपनी मोहर लगा देता है तो सभी कार्यकर्ता उस चुनाव को जिताने में स्वयं प्रत्याशी समझते हैं और उस महायज्ञ में अपनी आहुति को डालते हैं। तो ये जितने भी अभी आप घटनाक्रम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि नामांकन वापस होने की तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए। आपको सब कुछ सेटल दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संगठन। आदरणीय सत्यप्रकाश जी को मैं सुन रहा था, तो वो एक पत्रकार हैं, उनकी राय का मैं सम्मान करता हूं, उस पर बहुत कुछ नहीं कहूंगा, परंतु मैं अपने कांग्रेसी मित्र के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इनकी पार्टी से लोग छोड़ के जाते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ मध्य प्रदेश में छोड़ रहे हैं, लोग राजस्थान में छोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में छोड़ रहे हैं, पूरे देश में छोड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने तो एक क्लब बना लिया है जहां पर वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से इनको स्वयं अपने अंदर से पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन वो आपके यहाँ भी लोग पूछ रहे हैं कि साहब आप हमें छोड़कर दूसरों को ला रहे हैं मैदान में, कुछ लोग आपसे भी पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को भली भांति समझता है कि हम राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं करते, हम अपनी विचारधारा के विचार विस्तार के लिए और अंत्योदय के मंत्र को और सपने को साकार करने के लिए करते हैं, और हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम हमारी एक कार्य पद्धति है। तो ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कभी चुनाव में जाना ही नहीं चाहते हैं, और वरिष्ठ नेतृत्व जिस कार्यकर्ता के लिए जो काम चुनता है उसका हम सहर्ष स्वीकारते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो कांग्रेसी जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको इतिहास में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी, 1967, 1977 से लेके आज तक जो इनकी पार्टी टूटती रही, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, शरद पवार, ममता बनर्जी, हेमंत बिश्व शर्मा, और चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करो, तो वो क्या सब भारतीय जनता पार्टी के कारण टूटे? अरे इनके अंदर की टूटन की बहुत स्थापित तथ्य है कि जब जब कांग्रेस से केंद्र की सत्ता छूटती है, कांग्रेस टूटती चली जाती है, और ये कांग्रेस टूटती रहेगी क्योंकि एक नेता आधारित संगठन है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने के बाद कोई विशेष तैयारी करती नहीं है। चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले मुख्यमंत्री जी ने जनदर्शन यात्रा कर ली,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने संगठन में कसावट ला दी, मोर्चों तक का गठन कर दिया। अब तो जनता को 15 महीने के काले कुशासन के काल में, जहां पर वादा खिलाफी भ्रष्टाचार था, और मार्च 2020 से जिस तरीके से जब से शिवराज जी आए और मध्य प्रदेश में स्वराज आया, इसमें चुनना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम चारों सीटें जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इतिहास में यदि जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी जाना पड़ेगा। कुशाभाऊ ठाकरे साहब को भी देखना पड़ेगा वो क्या कहा करते थे और ज़्यादा बेहतर। खैर ठीक है, अब्बास जी से मैं लेता हूँ आपकी प्रतिक्रिया आपकी बात पर। जी अब्बास जी। देखिए, सबसे पहली बात तो आशीष जी के पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने 2 आधे प्रत्याशी आयात क्यों किए, बाहर से क्यों लेकर आए, उनके मूल कार्यकर्ताओं का उन्होंने अधिकार क्यों छीना, इसके पास उनका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हो गई है, सरफुटब्बल की हालत। हमने पहले कहा था कि टिकट वितरण होने दीजिए, देखिएगा भाजपा कार्यालयों में भीड़ लगेगी मुर्दाबाद के नारों के साथ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आज एक वीडियो सामने आ रहा था खंडवा में, उसमें आपके यहाँ भी नारेबाजी हो रही थी और वो उसी तरह की हिसाब इनको मंच से उतार दीजिए। खंडवा का चुनाव मनोज जी हम जीत रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके दर्शक कहते हैं। दर्शक कैसे कह रहे हैं? आपका यूट्यूब चैनल में जो चैनल है बंसल न्यूज़ का, बहुत उसके ऊपर लोग दर्शक जुड़े होंगे, बहुत से देखते हैं। मैं अक्सर उसका जो आप मतदान कराते हैं वहाँ मैं देखता हूँ। ये मतदान आपने कराया 9 घंटे पहले, और 9 घंटे पहले नहीं, 1 दिन पहले खंडवा लोकसभा के दोनों प्रत्याशियों के नाम हुए घोषित। कौन होगा जीत का प्रबल दावेदार? 16-17 हज़ार लोगों ने इस पर वोट डाला है, और यहाँ पर 74% लोगों का, आपके दर्शकों का, आपके चैनल के पोल के अंदर कहना है जय नारायण सिंह कांग्रेस। ज्ञानेश्वर पाटिल साहब के लिए 24% लोग कहते हैं कि जीत का परचम वो लहरा सकते हैं, संभावनाएं रहती हैं। तो खंडवा लोकसभा हो या रैगांव विधानसभा हो या पृथ्वीपुर विधानसभा हो या फिर जोबट हो, ये सारे के सारे इनको याद दिला देंगे अशोकनगर और कोलारस का दौर, जिसने तय किया था, जो शर्मा जी कह रहे थे कि तय होती है भविष्य की जो लाइन होती है वहां पर, कि ये 2023 के अंदर वो आज देखा, दिलचस्प वीडियो आपने देखा ही नहीं? तमाम आपके नेता बैठे हुए थे, बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर इस पे वीडियोस से बात करने पे आएंगे तो आपके पैकेज में कितने सारे वीडियोस चल रहे थे जिसके अंदर खुद प्रत्याशी जो दावेदार हैं वो वहां पर नारेबाजी करते हुए दिख रहे थे। इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बहस बन जाएगी। जैसे कि माननीय अग्रवाल साहब, हमारे आशीष भाई, ये कहने लगे कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता नेता छोड़ रहे हैं, वहां छोड़ रहे हैं। अगर मैं बोलने पे आऊंगा तो मध्य प्रदेश के बहुत से उदाहरण हैं जो इनके नेता छोड़ के चले गए। उमा भारती जी के एपिसोड से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ग्वालियर के अंदर जहां वो खुद बैठे हैं उनकी बात भी कर सकते हैं, वहां से विधायक जो हैं हमारे, बहुत सी चीजें हैं की जाएंगी तो बातचीत बहुत आगे निकल जाएगी। ये आज सबसे बड़ा मसला जनता का है। जनता, कार्यकर्ता निराश हो सकता है किसी से, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन कर दिया जाए, बाहर से लाके थोपा जाए प्रत्याशियों को, ये इनका एक जो मोडस ऑपरेंडी बन गया है, इससे इनका कार्यकर्ता निराश है ही। कार्यकर्ता जितना नुकसान नहीं पहुंचाएगा उससे ज्यादा नुकसान तो वो पहुंचा रहा है जो पेट्रोल टैंक पे जाता है और डलवाता है 101 रुपये लीटर डीजल और 108 110 रुपये लीटर पेट्रोल। पेट्रोल के दामों पर लूट, जो 40 रुपये पड़ता पेट्रोल, उसके ऊपर इतना लूट दिया डबल इंजन की सरकार ने। मध्य प्रदेश हो और देश की केंद्रीय सरकार हो, सबने इतने सारे टैक्सेशन लगा के, जिससे पूरी देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। लेकिन क्या आम आदमी की तनख्वाह बढ़ रही है? जो पिछले 5 साल पहले 15,000 रुपये कमाता था, आज या तो 15,000 रुपये कमाता है या उसकी कोविड काल के अंदर तनख्वाह हो गई 10,000 रुपया। लेकिन हर चीज की महंगाई बढ़ गई। जिम्मेदार ये हैं, युवा बेरोजगार है, जिम्मेदार ये हैं। बगावत से बेरोजगारी की तरफ चला गया, बगावत की बात, बगावत भी इनके इधर देखिए ना आप, आलम क्या है। अर्चना चिटनीस जी जैसा बड़ा नाम, उनके कार्यकर्ता निराश है, उनके कार्यकर्ता निराश है, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं। टिकट तो किसी, आशीष जवाब दे दिए। देखिए, जब मेरे मित्र कांग्रेसी अपनी टूटन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे डालते हैं तो मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं और जब लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो इनके अंदर ये जो परिवारवाद का, वंशवाद का जो दंश है, जिसको झेल के जिनके सारे के सारे युवा नेता छोड़ते चले जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसको ये अस्वीकार करें। मेरी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। वैसे मुझे लगता है कि कांग्रेसी जैसे ही मुंह खोलते हैं तो हिट विकेट होने लगते हैं। अगर ये पेट्रोल डीजल पर कुछ भी बोलते हैं तो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार, जब इन्होंने लिखित झूठ बोला था कि ये आएंगे और पेट्रोल डीजल पे वैट कम करेंगे, इस पे जवाब लेंगे आप? सुनने की क्षमता है, उस पर सुनने की क्षमता है। मैं इसको पूरा विस्तार समझा सकता हूँ इसके ऊपर। आप सुनेंगे इसके ऊपर? देखिए, बीच में रोकने का तो मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो मुझे मौका मिलना चाहिए बड़ा मनोज जी। आपने कहा तो हल्का सा जगह पर जाइए, बगावत पर बात कहूंगा। मनोज जी, एक छोटी सी, ये आयातित क्या होता है? इस देश को सोनिया गांधी की किताब से नहीं चलाया जाता, बाबा साहब जो संविधान लिख गए ना, उससे चलाया जाता है। संवैधानिकता ये कहती है कि लोग नेता के चाल चरित्र और व्यवहार से
प्रेरित होके अपने राजनीतिक दल बदलते हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, हमारे पास तो कोई होता ही नहीं, सब समाजवादी थे, सब कांग्रेसी थे, तो ये देश तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, क्योंकि सभी विचारधारा के लोगों ने अपनी विचारधारा को त्याग कर, नहीं ये बात सच है कि आप विश्व के सबसे बड़े संगठन से आए हो, आप जनता पार्टी से आए हो, आपकी विचारधारा 20 साल से चलती नहीं है, आपको नाम बदलने पड़ते हैं, आगे भी आप नाम बदल लोगे अपना। हमारी पार्टी में आपकी जो दुकानदारी है 20-25 साल की खोखली विचारधारा है, और जो लोग जा रहे हैं ना आशीष जी, वो अच्छा चले जाएं आपके पास, मौका परस्त पार्टी में मौका परस्त लोग सब तरफ से चले जाएं, हमें खुशी होगी इस बात पे। अपने सिरमौर बना दे उनको वंशवाद के लिए, वो हमें आयातित की। अनुराग सिंह ठाकुर क्या वंशवाद का प्रोडक्ट नहीं है? योगीराज मुंडे जी के परिवार से मंत्री बनाया नहीं है आपने क्या? महाजन परिवार से मंत्री नहीं बनाया है आपने क्या? अरे किस तरह की बात करते हैं? ऐसे मैं चलिए मेरे साथ शर्मा साहब जुड़े। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये आप दोनों खैर अपनी अपनी दलीलें हैं सबकी और ये सब चलता रहता, लेकिन क्या अब ये जो सियासत नई तरफ जा रही है, बगावत में नज़र आ रही है, हर जगह बागी सियासत दिखाई दे रही है, पर सवाल ये कभी रुकेगा या इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलना, ये बात सच है, और बहुत सारे चाहने वाले होते, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियाँ होती है, पर ये दोनों ही तरफ नज़र आ रहा है, तो कहाँ कुछ दिखाई देता है, कुछ रुकेगा या ये सिलसिला चलता रहेगा? जी मनोज जी, देखिए दोनों प्रवक्ता युवा हैं, तो जोश है, वो अपनी अपनी पार्टी की बात रखना चाहिए, अपनी पार्टी की बुराई जहां देखे उसको नकारना चाहिए, ये धर्म है उनका, पार्टी धर्म। लेकिन मैं एक चीज कहूं कि जो डिससेटिस्फैक्शन है, कहीं ना कहीं कोई आदमी जब पार्टी से, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मूव करता है, वो किसके कारण करता है? या तो उसके व्यक्तिगत हित नहीं होते, या दूसरा पार्टी लीडरशिप के जो डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन से कहीं ना कहीं वो आघात होता है, यानी डिससेटिस्फाइड होता है, जिसके कारण वो दूसरी पार्टी में स्विच कर जाता है। ये एक चीज आज किसी से छुपी नहीं है, चाहे किसी को बुरा लगे या सत्य लगे। हाँ, आज देश के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के साथ ही वहां की सेंट्रल लीडरशिप एक कमजोर विपक्ष की तरह है, या लीडरशिप वीक है, क्योंकि वो डिसीजन लेने में बहुत ढीलापन दे रहे हैं, जिसके कारण कई राज्यों में मजबूत कांग्रेस यूनिट होने के बावजूद भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस कहलाती है। कैडर का डेफिनेशन जरा पढ़िएगा आप लोग कि कैडर का मतलब क्या होता है। क्या यही कैडर है कि आज किसी दूसरी पार्टी से आया, हमने उसको टिकट दे दिया? तो दोनों पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है, जिसके कारण ये सब चीजें आती। अगर पार्टी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, जिस पार्टी को कुशाभाऊ ठाकरे ने मध्य प्रदेश में गढ़ा है, जिसने प्यारेलाल खंडेलवाल जी जैसे व्यक्ति ने गढ़ा है, अगर उन आइडियोलॉजी पर आज बीजेपी चले तो बीजेपी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो पार्टी है, क्योंकि यूं ही 80 से लेकर इतने कम वर्षों में, जबकि कांग्रेस 85 की है, और ये इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा मत मानिए कि किसी एक पार्टी में ही कमी है। कमी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में आ रही है, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है कि आज दूसरी पार्टी से आज टिकट ले लिया। तो जो कार्यकर्ता आपकी शुरू से काम कर रहा है, आप कैडर बेस पार्टी कहलाते हैं, आपकी कैडर बेस पार्टी चली कहां जाएगी? और कांग्रेस का तो पक्का है कि कांग्रेस में तो सैकड़ों विधायक, कई सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है सेंट्रल लीडरशिप को। आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या पंजाब में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, वो कहीं ना कहीं वहां की यूनिट की एक्टिवनेस के कारण बनी, ना कि सेंट्रल लीडरशिप के डिसीजंस के कारण। डिसीजन लेने में सेंट्रल लीडरशिप बहुत वीक है, तभी तो G23 बना है। आप G23 को सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर पा रहे? एक सेंट्रल लीडरशिप के अंदर जो एक्सपीरियंस टीम है, उसको आपको सलाह के लिए हमेशा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये बात सच है कि जब जब चुनाव सामने होते हैं तो बगावत के सुर दिखाई देते हैं, और इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी वही स्थितियां हैं, कांग्रेस के भीतर भी यही है। बीजेपी में ये कहा जाता है कि जैसे ही व्यक्ति को टिकट मिलता है उसके बाद 1-2 दिन ये सब दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे कर सब एक राह पर आ जाते हैं। कांग्रेस में इस बार थोड़ा कम दिखाई दे रहा, परिस्थितियां वही नजर आ रही, और इसे कहा जाएगा वर्तमान राजनीति हो भी इस तरफ गई है कि जहां जिसको मौका मिलता है, और यदि मौका नहीं मिला तो फिर वो पार्टी का विरोधी होने लगता है। और बात मध्य प्रदेश की नहीं है, देश के अंदर भी इस तरह कई बार स्थितियां बनी हैं। तो क्या होगा आगे, ये देखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।